हेलो बच्चों। तो जैसे कि 2026 का बिहार में नजदीक आने वाला है और सबकी जो धड़कनें हैं अपने मार्क्स के को लेकर के तेज़ी से बढ़ी हुई है। सब लोग कभी ये क्वेश्चन कभी वो क्वेश्चन, तो कैसे रिवीजन करेगा, टेंशन से सबका थोड़ा दिनचर्या और रूटीन खराब हो रखा है। तो इसी बीच में हम लोगों ने अपने साइंस के चैप्टर्स की रिपीटेड पीवाई की एमसीक्यू लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, और ऐसे करके मैं सारे विषयों की रिपीटेड एमसीक्यूज से प्रैक्टिस आपको कराते रहूँगा, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको ढूंढने में कोई मशक्कत, कोई मेहनत या तकलीफ ना उठानी पड़े, ना करनी पड़े। इसीलिए आप कॉपी कलम लेके अपने साथ बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को साथ साथ करते जाइए, ताकि ये भी पता चले कि आप कितना जानते हैं। और अगर जो आप नहीं जानते हो, आपके सामने आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस साथ में मैं कराते जाऊँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, इसमें एक ज़्यादा नहीं 80 एमसीक्यू, 1 से 40 और 41 से 80 का 2 ग्रुप बनाया गया है। और इसमें हम लोग आप देख सकेंगे यहाँ पे कि सबके सामने जो ईयर है वो भी लिखा हुआ है इन सारे क्वेश्चनों में। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2015, 18, 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 2015, 2021, 2021, 15, 16 और 2021, ये तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे करके ये भी आपका 2015, 19, 2022। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को इस प्रकार से निकाला गया है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये जज करने में कि कौन से क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। जैसे आप लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वीवीआई बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो इसको मैंने आपके लिए थोड़ा सा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपने टारगेट 2026 के बोर्ड के एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, और आपका समय बचाते हुए मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं, वो आपके लिए निकाल कर ले आया है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो हमारे आज की इस होने वाली सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों सीरीजली हम लोग फैक्ट पर रहेंगे, आंसर्स पर रहेंगे, क्वेश्चंस पर रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आपने पूरे साल ही एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, तो जरूरत पड़ेगा तो मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो है अवतल दर्पण। इसके बाद हम लोग तीसरे पे आते हैं, स्पेक्ट्रम की किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक हो। तो सबसे कम झुकाव होता है लाल का, लेकिन सबसे अधिक झुकाव है, सवाल में सबसे अधिक झुकाव। आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना होगा, कम झुकाव या अधिक झुकाव। तो अधिक झुकाव है बैगनी का। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है तीसरा क्वेश्चन हो गया। जो चौथा क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय और ऐसे करके प्रभाव हुआ करते हैं। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर फ्यूज काम करता है। फ्यूज जो सेफ्टी डिवाइस है, ये आपका ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत फ्यूज किस आधार पे काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि आर। तो ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर होता है। तो R बराबर जो हो जाएगा V बटा आई। आई जो होगा RHS से LHS की तरफ आएगा, मल्टीप्लाई से डिवीजन में चला जाएगा, भाग गुना से भाग में। तो आपका जो प्रतिरोध होगा R बराबर V बटा आई, और ये ऑप्शन आपका बी में है, R बराबर V बटा आई। ऐसे हर क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार आंसर से क्लिक करके आगे बढ़ाऊंगा। तो R बराबर जो हो गया वो VI हो गया। आपके जो अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो जिसको जनरेटर के रूप में भी आप समझ सकते हैं। तो ये कौन सी विद्युत धारा हमको देती है? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों धाराएं, क्योंकि डायनेमो जो होता है, जो जनरेटर होता है, दोनों प्रकार का होता है। एसी जनरेटर भी होता है, डीसी जनरेटर भी होता है। तो बेसिकली स्प्लिटरिंग और कम्यूटेटर की वजह से इसके संरचना में, बनावट में एक छोटे से यांत्रिक बदलाव की वजह से इसके धाराएं बदलती हैं। तो इसमें दोनों हो सकता है, आपका डिस्ट धारा या प्रत्यावर्ती, दोनों धाराएं। सही उत्तर हमारा होगा दोनों धारा। सामान्य आमतौर पर इसमें प्रत्यावर्ती धारा पूछा जाता है, वो बनावट पर निर्भर करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मुझे बनावट की कोई जानकारी नहीं इस क्वेश्चन में, बस पूछा है कि किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है दोनों धाराएं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल या मृदु जल। तो
इसका सही उत्तर होना चाहिए साफ जल। ये किस जल में रहता है? साफ जल में। ठीक है, इसके बाद आपका सही उत्तर है साफ जल। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस या कोयला? तो आपका बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है वो लकड़ी आपका बायोगैस बनाने में सहायता करेगी, गोबर गैस में सहायता करेगी, कोयला भी। लेकिन ये जो आपका नाभिकीय ऊर्जा है ये आपके बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा आपका सही जवाब है। ठीक है, इसके हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। पायरुवेट जब टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट एक्चुअली नहीं टूटता है, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनता है और पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में आगे टूटता है और बिना ऑक्सीजन के यानी कि अवायवीय श्वसन की उपस्थिति की प्रक्रिया में वो साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है। तो फिलहाल हमारा प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। तो अभी मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि दोनों जगह ब्रेक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में भी। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनना है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए। तो ये प्रक्रिया जो है वायवीय श्वसन का हिस्सा और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसे ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, और भी दो ऑप्शंस होंगे हमारे, और भी दो ऑप्शंस होंगे कि प्लास्टिक और मिट्टी। लेंस बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त किया नहीं किया जा सकता है? नहीं, हड़बड़ में हम लोग कई बार क्वेश्चन गलत पढ़ देते हैं, तो नहीं किया जा सकता है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है जल से बनाया जा सकता है। जल एक कांच के अंदर जो बल्ब होता था हमारा पुराना वाला, उसके अंदर हम लेंस की तरह यूज कर सकते हैं, कांच से बनाया ही जाता है। प्लास्टिक से बनाया जा सकता है मिट्टी। इसका सही जवाब है मिट्टी, ये हमारा करेक्ट आंसर है मिट्टी। यानी मिट्टी से हम लोग जो लेंस है वो नहीं बना सकते, इन सब से बना सकते हैं। तो सही जवाब का मिट्टी है। ठीक है, चलिए समझ गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हैं 11वें क्वेश्चन पे। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, यानी कि सेम साइज ऑब्जेक्ट जितना रहेगा उतना ही बड़ा इमेज होना चाहिए, प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है? ये हमारा जो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो अगर वो दर्पण होता है तो भी हम केंद्र पे रखते थे, वक्रता केंद्र पे रखते थे। और अगर वो हमारा लेंस है तो इसके भी हम लोग 2f1 और 2f2 पे ही रखेंगे। तो 2f1 पे रखेंगे तो वस्तु की प्रतिबिंब का प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा, यानी समान साइज का बनेगा, यानी फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। तो इसका सही जवाब है वक्रता केंद्र पर। सही जवाब है वक्रता केंद्र। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। इसका मतलब है कि सबसे न्यूनतम दूरी जो हम देख सकते हैं वो कितनी होती है? इसको LDD भी कहते हैं। ये जो होता है आपका LDD भी, इसको कहते हैं हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDD। ये आप सब जानते हैं कि हम लोग न्यूनतम 25 सेंटीमीटर हमारा LDD भी कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन कि लोहे का परमाणु संख्या कितना है? तो सब जानते हैं फिकोनी, याद रखने का इसका सबसे आसान तरीका होता है फिकोनी। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, वो स्मॉल लेटर में रहेगा 26, 27, 28। तो आपका पूछा है लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो 26 आपका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कोई भी लाल लिटमस को नीला कर देता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना। तो एसिड तो खुद खतरे का निशान है, मतलब याद करने का तरीका है। ये खतरनाक तो बेस भी होता है, एसिड जनरली हमारे लिए उसको हम खतरा मानते हैं। खतरा मतलब लाल, तो जो नीला को लाल करे वो एसिड होता है। यहाँ पे हमको लाल को नीला करना है, यानी कि वो बेस होगा, और बेस होगा, क्षार होगा, तो उसका pH मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जो लाल को नीला करेगा, क्षार कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी होती है? 18। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? ये जो सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है, इसका नाम क्या है? तो इसको अल्डिहाइड कहते हैं। सही उत्तर अल्डिहाइड है। कीटोन आपका RCOR, यानी कि इसका क्रियाशील मूलक CO है। अल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH, तो आपका अल्डिहाइड इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है कि इसमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसमें से कौन जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा?
तो शक्ति जो होता है हम जानते हैं कि जो पावर होता है P बराबर VI होता है, और अगर हम इसको रिप्लेसमेंट मारेंगे तो इसको और किस किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो V को यदि हम IR लिखेंगे तो IR इंटू R, तो ये आपका हो जाएगा IR स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि हम I को V बाई R कर देते हैं, V बाई R इंटू R स्क्वायर, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा VR, यानी P बराबर VI भी होता है, P बराबर IR स्क्वायर भी होता है, P बराबर VR भी होता है, और आपका ऑप्शन है I स्क्वायर R स्क्वायर जो कि हमारा होता है, इसका निरूपण कर सकते हैं। एक VI है जो कि निरूपण में किया जाता है इन दोनों को, और एक V स्क्वायर R है, V स्क्वायर R। तो हमारे पास I स्क्वायर R और V स्क्वायर R बचा। यदि हम V स्क्वायर VI में I के जगह पे P बराबर VI की जगह पे V बाई R कर देते हैं तो ये बन जाता है V स्क्वायर बाई R, यानी P बराबर V स्क्वायर बाई R। ये और ये V स्क्वायर बाई R भी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, VI भी करता है और I स्क्वायर भी करता है, तो बचा तो आपका I स्क्वायर R, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए यही आपका सही जवाब है, यानी इसके रूप में हम लोग विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जो हमको विद्युत धारा देता है, तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो करंट के प्रेजेंस और दिशा दोनों को पता करता है। एमीटर जो करंट की माप बताता है हमें कि आपके परिवर्तन से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसी परिपथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। और ये आपका मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपके मतलब आप इसको विद्युत धारा देना पड़ता है तब जाकर ये विद्युत धारा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो यह इस क्वेश्चन में करंट प्रोड्यूस करने के लिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर सही जवाब है। जनरेटर आपका सही उत्तर है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन कि लघु पथन शॉर्ट सर्किट, लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो सर बहुत अधिक हो जाता है, शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, यानी एक नए तरीके से इस क्वेश्चन को फिर से पूछ रहा है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत मतलब वही जो पुराना क्वेश्चन बायोगैस का कौन इसमें से नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका फिर से वही नाभिकीय ऊर्जा, इसका सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम अपने नए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 से, ये ऐसे है दोस्तों बच्चों, C2H6 बताइए इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है या 7 है या 8 है या 9 है। तुम लोग करके देख लेते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका 6 हाइड्रोजन। हम लोग बंद गिनना है हम लोगों को, तो हम लोग बंद कैसे गिनेंगे। बंद हम लोग गिनने के लिए यहाँ पे कितने बंद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका सही उत्तर है 7 सहसंयोजक आबंध। इसके बाद हम लोग जाएंगे ओजोन के अणु में। ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3 के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो जाहिर सी बात है 3 होती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य जो है उसमें जो वृक्क है, किडनी है, वो किसका हिस्सा होता है। किडनी उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालने का हिस्सा होता है, तो उत्सर्जन सही जवाब है, उत्सर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको हम लोग कर लेते हैं क्लीन और बढ़ जाते हैं आगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा और आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे या फिर कॉपी पे लिखते जा रहे होंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, जहाँ पे दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन होगा परागकोश में क्या होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं। परागकोश में आपका परागकोश है तो परागकण होता है, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। बाकी ये जो है अंडाशय हो या अंडक हो या बाह्यतल, तो लैंगिक भाग है ही नहीं। अंडाशय और अंडक, लैंगिक भाग का मतलब स्त्री केसर या पुंकेसर का भाग नहीं है। अंडाशय अंडक है लेकिन वो स्त्री केसर के हैं। परागकण यानी जो परागकोश है ये दोनों पुंकेसर का भाग है।
और परागकण जो तो परागकोश में पाए जाते हैं। ये आपका सही उत्तर है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? चीन के विद्यार्थी, मकड़ी, जीवाणु, चिंपैंजी। तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि बंदर की जात होते हैं हम लोग, तो चिंपैंजी। सबसे अधिक समानता हमारी किससे? चिंपैंजी से है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन होता है अमीबा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट में। तो इन दोनों में आपका बाइनरी और मल्टीपल फिजन होता है, द्वि और बहुखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। तो इसका सही जवाब है ईस्ट। ईस्ट जो है आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ईस्ट। सही जवाब है ईस्ट। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कहता है कि संगमरमर का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें हम लोग क्या जवाब देंगे? इसका जवाब होना चाहिए कि इसका ऑप्शन है आपका CaCO3। ये इस प्रकार से है भाई बच्चे, MgCO3, ये है आपका MgHCO3 का होल ट्वाइस, और ये है आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो आपका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? तो संगमरमर बोले या चौक बोले या मार्बल बोले, सही जवाब है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका संगमरमर का सूत्र होता है। फिर पूछ रहा है कि सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH इस किसका मूलक है? ये तो ये आपका जाहिर सा बात है इन चारों में से ये क्या है? तो एक प्रकार का अम्ल है। और ये कौन सा अम्ल है? तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। तो इसका सही जवाब है ये अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। बाकी ईथर आप सब जान रहे हैं, इसका मूलक होता है सिंगल बॉन्ड हो, दोनों तरफ आपके अल्काइल समूह रहते हैं RCOR। एल्डिहाइड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO के नाम जाना जाता है। कीटोन CO, दोनों तरफ R अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। तो इसका सही जवाब तो सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे निकलता है? जल से, ग्लूकोज से, CO2 से या डिक्टियोजोन से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन हमको ग्लूकोज से ही मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से, CO2 से या जल से? तो ग्लूकोज हम लोगों को पहले नजर में डाउट हो सकता है कि ग्लूकोज जो है ये इसी को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन CO2 बनाया जाता है, और पौधे तो ग्लूकोज खुद बना रहे हैं, तो वो ग्लूकोज को तोड़ करके और आपको ऑक्सीजन तो देने नहीं वाले। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण के बेसिक से रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जल जो होता है पहले वो टूटता है और H और O इससे अलग हो जाते हैं। तो हमारा इस सवाल का उत्तर होना चाहिए ऑक्सीजन बाहर प्रकाश में किससे निकलता है? तो जल से। ये आपका सही उत्तर है, जल से। ये आपका सही उत्तर है, जल से। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवण में, श्वेत रक्तकण में? तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके और हम लोग आगे जाएंगे। फिर ये कहता है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग या कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से घेंगा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कौन सा बीमारी? कोई नहीं। तो सिर्फ घेंगा आयोडीन की कमी से होती है। जो बौनापन है वो आपका ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन, वो अगर कम हो जाए तो हो जाता है, जो पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से निकलती है। तो बचा है मधुमेह, और यह है इंसुलिन जो पैनक्रियास से रिलेटेड है, पैनक्रियास से रिलीज होती है, तो हमारे ब्लड लेवल में शुगर को कंट्रोल करता है। तो मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, इंसुलिन की कमी से ही हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है। तो सही जवाब है मधुमेह। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, हमने पहले भी जिक्र किया था कि सबसे दूर तक जाता है लाल रंग का किरण, तो इसका सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है और इसीलिए इसको खतरे का निशान भी बनाया जाता है। और 34वां क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक इनमें से कौन है? वोल्ट, जूल प्रति सेकंड, वाट या दोनों बी और सी? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका होता है जूल प्रति सेकंड। हम लोग निकाल सकते हैं, इसको निकाल के देख सकते हैं। पावर बराबर वर्क बाई टाइम, वर्क हो गया जूल और टाइम हो गया सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है आपका कि क्या वाट भी होता है?
क्योंकि हम लोगों ने रट्टा याद किया हुआ है कि SI मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकंड को, इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए डी, बी और सी दोनों, यानी कि वाट भी और जूल प्रति सेकंड भी। तो इसलिए SI मात्रक आपका वाट भी है और जूल प्रति सेकंड भी, बी और सी दोनों। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या NH3। तो हमारे लिए इसके लिए जिम्मेवार गैस में से कौन है मुख्य रूप से? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब है। लिटमस विलयन जो है वो बैगनी रंजक का होता है, सही बात है। तो इसमें ये किसमें से निकालता है, किसमें से प्राप्त करते हैं लिटमस विलयन को? लाइकेन से, हल्दी से, लाल पत्ता गोभी से या पिटूनिया फूल से? तो इसका सही जवाब है लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ये आपके रिएक्शन को मैं एक बार फिर से रीराइट कर रहा हूं। ये आपका लिखा हुआ है Na2ZnO plus H2, NaOZN2 plus H2, NaZnO2 plus H2, Na2ZnO2 plus H2। तो सही उत्तर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन करेगा, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक का NaOH के साथ रिएक्शन, तो जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये जिंकेट बनाएगा। इसका सही जवाब होगा सोडियम जिंकेट NaZnO2 प्लस H2, और ऐसा किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो आपका यही ऑप्शन सही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अंत की ओर जा रहे हैं हम लोग। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना? उदासीन है तो 7 है, कम है तो अम्ल है 7 से, और 7 से अधिक है तो क्षार है। तो उदासीन विलयन 7 होगा, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर भी होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3 CaOH, इसका होल ट्वाइस, Na2CO3 या CaCO3। तो बेकिंग सोडा है तो इसका होता है NaHCO3, जिसको लोग अपनी भाषा में मीठा सोडा भी कहते हैं, NaHCO3। एक्वा रिजिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, इसमें HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? HCl और HNO3 का, तो इसका सही जवाब है 3:1, 3:1। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेट 2 अगले क्लास के लिए बचा के रखते हैं भाई। तो अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे तुरंत, हो सकता है कि बहुत जल्दी 41 से 80 क्वेश्चन के लिए, और उसके साथ में कुछ मैं आपके लिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों के सेट भी लाऊं, जिसमें आपको ये पता चले, आपको फायदा मिले, आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी VVI क्वेश्चंस को कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ना रहे। तो फिर से हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।